नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस निशुल्क ऑनलाइन क्लास में। और अब जब 67वें बीपीएससी पीटी परीक्षा के महज 3 दिन बच गए हैं, तो ऐसे में मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपके सामने पेश करना चाहूँगा जिससे कि परीक्षा में इंस्टेंट लाभ हो, इंस्टेंट फायदा हो। और आप अगर इन कुछ बिंदुओं को पढ़कर जाते हैं तो निश्चित तौर परीक्षा में 5-10 सवाल जरूर आएंगे। तो इस कड़ी में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बिहार समसामयिकी, बिहार करंट अफेयर्स, जो कि बिहार से रिलेटेड होगा। और आप जैसा कि देखेंगे कि करंट अफेयर्स के जो लगभग 25 से लेके 35-36 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, तो उनमें से बिहार के करंट अफेयर से संबंधित भी कई प्रश्न होते हैं, जिसे कि परीक्षार्थी जनरली कोई किताब में नहीं मिलता है और परीक्षार्थी उसको पढ़कर याद भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये अखबारों से ही संभव हो सकता है कि रोजाना जो अखबार पढ़ेंगे तो बिहार के करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों को अगर नोट करते जाएंगे तो उनका करंट अफेयर्स बिहार पर पकड़ बन पाएगा। इस श्रृंखला में हम आज पहली बार बिहार करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं, तो आइए हम देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स। तो आइए बिहार समसामयिकी पर, जो कि 67वें बीपीएससी, जिसमें महज अब 3 दिन बच गए हैं और आगामी जो 15 मई से जो सीडीपीओ का एग्जाम है, तो उसके लिए कुछ बिहार समसामयिकी प्रश्न को और उससे संबंधित बिंदुओं को हम लेकर आए हैं। ये करियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी की पेशकश है। तो सबसे पहला आप आ जाइए। तो सबसे पहला देखिए कि नंबर 1 में राज्य का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय यानी फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो ये मुंगेर में खोला जाएगा। याद रखना है कि राज्य का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय यानी फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में खोला जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है और आने वाले समय में इस पर काम भी प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे बिंदु को अगर देखें, देश का तीसरा खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय, देश का तीसरा खाद्य प्रसंस्करण विश्वविद्यालय यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी बिहार में खुलेगा। स्थान अभी तय नहीं हुआ है, परंतु ये जान लीजिए कि इस प्रकार का पहला जो यूनिवर्सिटी था वो सोनीपत में था, सोनीपत हरियाणा में पड़ता है, और दूसरा था तंजावुर में, दूसरा तंजावुर में। इसी प्रकार तीसरा जो है, तीसरा फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी, वो बिहार में खुलेगा। स्थान अभी तय नहीं है और स्थान की घोषणा जल्द की जाएगी। राज्य का पहला फ्लोरिकल्चर, राज्य का पहला फ्लोरिकल्चर केंद्र, फ्लोरिकल्चर जहाँ की फूल का जो है, जो फ्लावर होता है फूल, तो फूल का खेती होता है, उसके बारे में रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है और अच्छे अच्छे किस्मों को तैयार किया जाता है। तो ये नालंदा जिला में भगन बिघा नामक एक गांव है, भगन बिघा, जो कि एनएच पर स्थित है, भगन बिघा। तो भगन बिघा में राज्य का पहला फ्लोरिकल्चर केंद्र खोला जाएगा। उसी प्रकार फिर आइए चौथा फैक्ट को देखते हैं। तो विश्व का इकलौता रामायण विश्वविद्यालय, यानी पूरे भारत में जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, तो रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में खुलेगा। तो ये विश्व में इकलौता होगा, क्योंकि राम और उससे संबंधित रामायण की बातें जो है विश्व भर में की जाती है, परंतु विश्व का इकलौता जो रामायण विश्वविद्यालय होगा वो होगा वैशाली में। उसी प्रकार 5वां नंबर में आइए तो देखते हैं हम देश का सबसे बड़ा फूड पार्क, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनेगा? तो मुजफ्फरपुर में बनेगा। मुजफ्फरपुर में भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क बनेगा। फिर इसी प्रकार 6 नंबर में आ जाइए तो खादी मॉल खुलेगा। खादी मॉल पटना के तर्ज पर पटना से बाहर भी खुलेगा, जिसमें एक तो पूर्णिया है, एक पूर्णिया और दूसरा मुजफ्फरपुर। यानी पटना में जो खादी मॉल है, तो पटना के ही तर्ज पर पटना के बाहर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल खुलेगा। उसी प्रकार आ जाइए तो मिथिला ललित संग्रहालय, मिथिला ललित संग्रहालय जो कि सौराठ एक जगह है मधुबनी जिला में, तो मधुबनी के सौराठ में मिथिला ललित संग्रहालय खुलेगा। तो ये सारे कुछ फैक्ट थे, इसको आप देख लीजिए। अब आ जाइए 8वें नंबर फैक्ट।
तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व कौन है ये तो आप जान रहे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि नेशनल पार्क। परंतु बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो कि सैद्धांतिक रूप से मान्यता दिया गया है, अभी ये फिजिकली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो ये एस्टेब्लिश कौन किया है, तो एनटीसीए, एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व सैद्धांतिक रूप से मान्यता दिया गया है, वो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब थोड़ा सा अभ्यारण्य पर चर्चा कर लें, क्योंकि इससे संबंधित कई सवाल बीपीएससी और बिहार के जो भी बीएसएससी हो या बीपीएसएससी हो या टेक्निकल सर्विस कमीशन हो, तो काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हमें ध्यान से देख लेना है कि बिहार में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है। तो बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य पर एक नज़र हम दृष्टिपात कर देते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर। तो पहला तो हम जानते हैं, ये काफ़ी फेमस है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क, या इसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं, पश्चिम चंपारण में है और देश का एकमात्र है। परंतु अभी मैंने बताया कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सैद्धांतिक रूप से एनटीसीए द्वारा दूसरा टाइगर रिजर्व की मान्यता दी गई है। तो ये तो पहला है। इसके अतिरिक्त एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार में, एकमात्र नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कहिए तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त बिहार में और भी कई वन्य जीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वर्ल्ड सेंचुरीज है। तो इसमें आप देखिए तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये कहाँ है, ये गया में है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फिर नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, मुंगेर में है। फिर आइए कांवर ताल पक्षी विहार, कांवर झील पक्षी विहार, ये बेगूसराय में है। और बिहार का यह एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसे कि रामसर साइट के तहत भी दर्जा दिया गया। रामसर वास्तव में क्या है कि 1971 में ईरान के एक जगह है रामसर, ईरान। तो ईरान में 1971 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जो सम्मेलन था आधारित वेटलैंड पर। वेटलैंड क्या होता है, यह एक प्रकार का आर्द्र भूमि होता है, नम भूमि होता है। ऐसा भूमि जहां सालों भर या साल के कुछ महीनों में पानी का जमाव रहता है या भूमि काफी नम रहती है। दलदली क्षेत्र होते हैं आर्द्र भूमि, या समुद्र का जो छिछला तट होता है जहां की 1-2 मीटर पानी हमेशा जमा रहता है, तो उसे वेटलैंड कहा जाता है। विश्व भर में बहुत सारे वेटलैंड हैं, लेकिन उनमें से कुछ वेटलैंड को उसकी महत्ता को देखते हुए उसे रामसर साइट कन्वेंशन के तहत शामिल किया जाता है। तो ऐसे में कांवर पक्षी विहार बेगूसराय का जो है उसे रामसर साइट के तहत मान्यता दी गई है। इसके बाद देखिए, फिर आ जाइए नेक्स्ट 5वें नंबर में, तो यहाँ पर है कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, जो कि दरभंगा में है। यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। फिर आ जाइए गोगाबिल पक्षी विहार, जो कि कटिहार में है। फिर एक विश्व में अपनी तरह का ये विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भागलपुर में है। और ये माना जाता है कि विश्व का एकमात्र ये ऐसा डॉल्फिन अभ्यारण्य केंद्र है जो कि भागलपुर में है। परंतु दूसरा हम देखते हैं कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य भी एस्टेब्लिश किया गया है, ये अररिया में है। हालांकि ये गंगा नदी पर है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन भागलपुर में, तो ये काफ़ी बड़ा है। और अररिया में एक तालाब में कुछ डॉल्फिन की एक अलग प्रजातियां मिली थी, तो उसके आधार पर परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया जिला में स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट आ जाइए पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि राजगीर में है। फिर आ जाइए नागी एवं नकटी, ये अलग अलग है दो, नागी पक्षी विहार और नकटी पक्षी विहार, ये दोनों जमुई जिला में एस्टेब्लिश है। फिर आ जाइए सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी विहार, इसका पहले नाम बरेला झील था, तो ये वैशाली में है। सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी विहार, ये बरेला यानी वैशाली में है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अभ्यारण्य को भी देख लीजिए।
उनमें से है उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण में है। फिर अररिया में है हरियावारा हिरण अभ्यारण्य। फिर आ जाइए सरैया मन पक्षी विहार, ये बेतिया में है। फिर आ जाइए सुहियान पक्षी विहार, ये भोजपुर में है। और फिर उझवा झील पक्षी विहार, ये साहिबगंज में है। ये साहिबगंज में। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है, या एकमात्र टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और दूसरा सैद्धांतिक रूप से कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मान्यता दिया गया है क्योंकि वहां भी बाघ पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है आपने देखा कि 15-16 का जो लिस्ट हमने दिया है ये बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वर्ल्ड सेंचुरीज है। तो इनका भी एक नज़र देख लेना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इनमें से सवाल रह सकते हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़िए। तो 9वें नंबर में हमने रखा है 17वीं विधानसभा चुनाव जो 2000 में हुआ है, तो इससे फैक्ट पूछे जा सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ अगर बीपीएससी में देखा जाए तो इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो ये 3 चरण में हुआ था और बिहार में अभी एनडीए की सरकार है। एनडीए को आप कह सकते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो राजग की सरकार है और इसके परिणाम को हमें देख लेना है क्योंकि परिणाम पर पिछले बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो एनडीए जिसकी सरकार है उसके खेमे में 125 सीट आया। बिहार विधानसभा में विदित होकर कितना सीट है तो 243 सीट है। 243 सीट में से 125 सीट एनडीए को आया और महागठबंधन को 110 सीट आया। और इस तरह से महागठबंधन बहुमत से कुछ दूर रह गए जिसके कारण ये सरकार नहीं बना पाई। सरकार बनाया किसने? राजग ने, यानी एनडीए ने। तो एनडीए को देखें तो इनमें भी कई घटक दल थे। तो घटक दलों के आधार पर देखें तो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जिन्होंने की 74 सीट लाया। उसके बाद जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, इन्होंने 43 सीट लाया। और उसके बाद वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी 4 सीट। और उसके बाद हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 सीट लाया। ये कुल मिला के 125 सीट है। अभी वर्तमान में इसकी सरकार है। महागठबंधन को देखें तो महागठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। ये राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं बल्कि बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे। इन्हें 75 सीट मिली थी। और कांग्रेस पार्टी को 19 सीट और लेफ्ट फ्रंट की जिसमें कई प्रकार के सीपीएम सीपीआई एमएल वगैरह है तो ये मिला के 16 सीट इनको मिला था। तो ये परिणाम थोड़ा याद रखना है कि 125 सीट जिनमें से बीजेपी को 74, भारतीय जनता पार्टी को 74, जनता दल यूनाइटेड को 43, वीआईपी को 4, हमको 4 और इधर आरजेडी को 75, 19 कांग्रेस को और लेफ्ट को 16। तो ये 17वें विधानसभा चुनाव से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो बिहार से और भी जो सवाल हो सकते हैं तो उसमें हो सकते हैं कि केंद्र सरकार में कितने बिहारी मंत्री हैं, यानी बिहार के कितने मंत्री हैं केंद्र सरकार में। भारत सरकार में बिहार के 6 मंत्री हैं। तो 6 मंत्री कौन कौन है इसको हम देख लेते हैं। तो पहला तो हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री के रूप में। कैबिनेट मंत्री जो होता है इनको मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। ये महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको दिए जाते हैं और विभिन्न मामलों की जो बैठक होती है कैबिनेट का, तो कैबिनेट में बिल वगैरह पारित भी किए जाते हैं। तो इसमें पशुपति कुमार पारस को ले लीजिए, ये खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस जो कि लोजपा से है, हाल में ही लोजपा में विलय हो गया है। पशुपति पारस गुट अलग हो गया है और चिराग पासवान का गुट अलग हो गया है। तो ये पशुपति कुमार पारस हैं, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। दूसरे नंबर पर आरसीपी सिंह हैं जो कि इस्पात मंत्री हाल ही में बने हैं 4-5 महीना पहले। और फिर तीसरे नंबर पर गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय संभाल रहे हैं। और उसी प्रकार चौथे नंबर पर आप देखिए आरके सिंह जो कि विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। तो 4 कैबिनेट मंत्री हैं बिहार से, 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। 2 राज्य मंत्री में एक अश्विनी कुमार चौबे हैं जो कि उपभोक्ता, खाद्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय हैं। और नित्यानंद राय
जो कि गृह मंत्री है। तो बिहार के 6 मंत्री केंद्र सरकार में है, इनका नाम देख लीजिए, इसको भी याद रखना है क्योंकि इस पर भी सवाल हो सकते हैं। फिर आ जाइए 11 नंबर तथ्य में कि बिहार से जो अभी वर्तमान में संसद है, तो इनमें से लोकसभा सांसद कितने हैं? लोकसभा सांसद तो 40 हैं, तो 40 में से महिला कितने हैं? क्योंकि बिहार से लोकसभा संसद सांसद 40 और राज्यसभा 16, कुल 56 सांसद चुनकर जाते हैं। इस पर भी ध्यान रखना है। अगर ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि बिहार से कितने सांसद चुने जाते हैं, तो कुल मिला के 56 होंगे, जिनमें से 40 लोकसभा के और 16 जो है राज्यसभा के। तो उसको अगर हम देखें वर्तमान में महिला कितने हैं, तो महिला है 3, 1, 2 और 3। तो पहला देखिए रमा देवी है जो कि बीजेपी का है, ये शिवहर से सांसद है, शिवहर संसदीय क्षेत्र से सांसद है। फिर कविता सिंह हो गया, ये जनता दल यूनाइटेड के हैं जो कि सिवान संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। और नेक्स्ट हो गया बीना देवी जो कि एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए बिहार मंत्रिमंडल में महिला मंत्री, यानी बिहार का जो मंत्रिमंडल है उसमें महिला मंत्री कितने हैं? तो यहाँ भी 3 महिला मंत्री हैं। एक है रेणु देवी जो कि डिप्टी सीएम है यानी उप मुख्यमंत्री, और ये पिछड़ा अति पिछड़ा तथा आपदा प्रबंधन विभाग को भी देखती हैं। दूसरा है शीला कुमारी जो कि परिवहन मंत्री हैं, और तीसरा है लेसी सिंह जो कि खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री हैं। तो बिहार मंत्रिमंडल में 3 महिला मंत्री है। कितना है? 3। अब ये काफी एक इम्पोर्टेंट पद है जिसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ये भी याद रखना जरूरी है क्योंकि सवाल बहुत बार इन सब बिंदुओं से भी पूछा जाता है। तो बिहार में प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति को अगर देखें तो सबसे पहले लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा और उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी। विधानसभा के अभी जो अध्यक्ष हैं वो विजय कुमार सिन्हा और उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। विधान परिषद के अगर सभापति की बात करें तो सभापति कौन है? सभापति है अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति। विदित हो कि बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, एक है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो एमएलए कहे जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो एमएलसी कहे जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभापति हैं, चेयरमैन है। ठीक है। फिर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव हैं, और विधान परिषद की अगर बात किया जाए नेता प्रतिपक्ष तो राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी हैं। अगर राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कौन है? एडवोकेट जनरल तो ललित किशोर है। उसी प्रकार अगर देखें मुख्य सचिव कौन है बिहार के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी वो त्रिपुरारी शरण है। पुलिस महानिदेशक की बात किया जाए बिहार के यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी तो ये एसके सिंघल हैं। और लोकायुक्त की बात किया जाए अम्बुड्समैन जिसको कहते हैं, या फिर लोकपाल विधेयक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो लोकायुक्त है श्याम किशोर शर्मा आज के बिहार के लोकायुक्त हैं। अब कुछ आयोग के अध्यक्षों की अगर बात करें तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिलमणि मिश्रा है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार सिन्हा है। उसी प्रकार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यूनिस हुसैन हकीम। उसी प्रकार मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो नरेंद्र कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आ जाइए कुछ स्थान की बात करते हैं। तो चनपटिया मॉडल आप देखिए ये पश्चिमी चंपारण में है। चनपटिया एक जगह है। तो यहाँ का मॉडल क्या है कि बाहर से आए हुए, कोरोना का काल था उस समय बाहर से आए हुए हुनरमंद लोगों को बिहार में ही रोजगार प्रदान करने के लिए चनपटिया मॉडल काफी फेमस हुआ था। तो बिहार सरकार ने इसे राज्य भर में लागू करने का निर्णय लिया गया। यही चनपटिया मॉडल है, जो बाहर से जो भी हुनरमंद है, जिन्हें कुछ काम आता है या तकनीक मालूम है, जिसके पास कुछ हुनर है, तो उसको बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाइए तो उसमें है नागीनट्टी पक्षी विहार। यहाँ पर एक कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ था जमुई में, जो कि पड़ता है नागीनट्टी पक्षी विहार जमुई में।
कलरव बिहार का पहला पक्षी उत्सव था, जो कि 15 जनवरी 2021 को मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है, ये पूछा जा सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कलरव जो कि नागिनट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नागिनट्टी वर्ल्ड सेंचुरी भी कह सकते हैं, दोनों अलग अलग है, जो कि जमुई जिला में स्थित है। यहाँ पर कलरव जो कि बिहार का पहला पक्षी उत्सव था, उसे मनाया गया 15 जनवरी 2021। फिर आ जाइए 16 में, बोध गया में गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना की जाएगी बोध गया में। ठीक है, फिर कुछ और नेम्स को देख लीजिए, जैसे बबीता मिश्रा। तो बबीता मिश्रा किशनगंज की है, जिसे कि मिसेज इंडिया चुना गया है। बबीता मिश्रा किशनगंज की, जिसे मिसेज इंडिया चुना गया है। फिर आ जाइए अनामिका शर्मा, जो कि मोकामा की है। तो सबसे कम उम्र की ये जो है स्काई ड्राइवर बनी है, सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर, जो ऊपर से छलांग लगाया जाता है। तो स्काई ड्राइवर सबसे कम उम्र की अनामिका शर्मा मात्र 21 वर्ष की उम्र में बनी है। फिर आ जाइए भावना कंठ का नाम आता है। भावना कंठ दरभंगा की है और गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की पहली महिला फाइटर बन गई है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। ठीक है, जो कि दरभंगा जिले की रहने वाली है। फिर आ जाइए नम्रता आनंद का नाम आता है। नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला 2021 अवसर पर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड दिया गया। फिर आ जाइए मिर्जा रिजवान। मिर्जा रिजवान जो कि बिहार के हैं। तो अमेरिका में जो एक प्रसिद्ध पुरस्कार होता है जॉर्ज वाशिंगटन पुरस्कार, तो जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले ये प्रथम भारतीय बने हैं मिर्जा रिजवान, जिन्हें कि अमेरिकी सरकार ने जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान दिया गया है। फिर आ जाइए हरिदास शर्मा, ये कैमूर के हैं, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। और एक और इनके साथ है चंदना दत्त, जो कि मधुबनी जिले की हैं, तो इन्हें भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। फिर आ जाइए 23 नंबर पे देखिए तत्सम्यक मनु, ये मास्कमैन के नाम से मशहूर है। इन्होंने काफी सारे मास्क बनाए थे और इसके लिए इन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया, जो कि कटिहार जिले के हैं। ये सब प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनसे सवाल बीपीएससी में रह सकते हैं, इसलिए मैंने शामिल किया है। ये देख लीजिए, बबीता मिश्रा मिसेज इंडिया, अनामिका शर्मा सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर, भावना कंठ गणतंत्र दिवस में पहली महिला फाइटर पायलट, नम्रता आनंद राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड, मिर्जा रिजवान अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय, हरिदास शर्मा और चंदना दत्त राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 दिया गया है। और तत्सम्यक मनु मास्कमैन के नाम से मशहूर है, इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया, जो कटिहार के हैं। अब आइए बात करते हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है, और उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो 2021 की अगर बात करें तो 5 बिहारी को ये सम्मान मिला था, जिनमें से पद्म भूषण जो कि तीसरे नंबर का, मैंने क्या बताया कि पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। तो 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च सम्मान है वो रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया था। और पद्म श्री 4 दिया गया था, जिसमें एक रामचंद्र मांझी हैं जो कि कला एवं संस्कृति से संबंधित हैं, और दुलारी देवी को कला के लिए दिया गया, दुलारी देवी को खास करके मधुबनी पेंटिंग के लिए दिया गया, और डॉक्टर दिलीप कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, और मृदुला सिन्हा जी की राज्यपाल थी, है ना, तो इनको कला एवं साहित्य का सम्मान दिया गया। परंतु हम 2022 की बात करें तो 2022 में भी 2 बिहारियों को पद्मश्री मिला है, जिनमें एक है सहवाल गुप्ता, इनको भी मरणोपरांत दिया गया साहित्य में, और आचार्य चंदना जी हैं जिनको समाज सेवा के लिए दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए 25 नंबर में, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ये किस लिए दिया गया, तो चीन में हिंदी अध्यापन के लिए दिया गया, और इसके लिए डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार चीन में हिंदी अध्यापन के लिए डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को दिया गया, जो कि पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले हैं। अब आ जाइए टोक्यो ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक के बाद। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 बिहारियों को पदक मिला है,
पहला है प्रमोद भगत, जो कि वैशाली जिले से रहने वाले हैं, इनको बैडमिंटन में स्वर्ण पदक मिला है। और दूसरे हैं शरद कुमार, जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, इनको कांस्य पदक मिला है ऊंची कूद में। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आइए, एक पुस्तक है 1232 किलोमीटर, यानी 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी फॉर होम। ये दिल्ली से बिहार पैदल चलकर आने वाले प्रवासी मजदूरों के ऊपर लिखा गया बहुत ही फेमस पुस्तक है, और इनके लेखक हैं विनोद कापड़ी। तो ये 7 प्रवासी मजदूरों ने जो पैदल यात्रा शुरू किया था, और काफ़ी सारे आपने देखा होगा कोरोना काल में काफ़ी लोग पैदल चलकर ही अपने घर पहुंचे थे, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले थे। तो ये उसी पर आधारित पुस्तक है, और इस पुस्तक में उनके दुख सुख और सारे जो रास्ते के जो अनुभव हैं, कठिनाइयों को वर्णन किया गया है। तो ये विनोद कापड़ी का पुस्तक है 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी फॉर होम। उसके बाद एक लास्ट में आ जाइए कि भाई कैबिनेट की बैठक तो पटना में होती है, लेकिन पटना से बाहर चौथी बार राज्य का कैबिनेट की बैठक हुआ है वाल्मीकि नगर चंपारण में। चौथी बार हुआ है वाल्मीकि नगर चंपारण में। तो पहला इस प्रकार का हुआ था राजगीर में, दूसरा बेगूसराय में हुआ था, और तीसरा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी गंगा में हुआ था। गंगा में जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रहता है उसमें ये हुआ था। तो इसी के साथ ये हमारा जो करियर कंचन की पेशकश थी वो समाप्त होती है। इसे आप जरूर दोहराएं, इसका पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, पीडीएफ को भी देखें। और इसी प्रकार बिहार या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का और भी करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं। ये बिहार करंट अफेयर्स पर हमारा पहला सीरीज था। इस प्रकार का एक और सीरीज हम लाएंगे, कल के दिन में लाएंगे, क्योंकि परीक्षा में अब 2 ही 3 दिन बच गए हैं। तो ऐसे में हम क्विक रिवीजन कैसे किया जाए, इससे संबंधित कुछ मटेरियल को हम लाएंगे। और एक बात आप याद रखेंगे कि रिसेंट टाइम में, चूंकि 1-2 दिन के बाद परीक्षा होना है, अब महज 3 दिन बच गए हैं, ऐसे समय में किसी भी करंट अफेयर्स जैसी चीज़ों को पढ़ना काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि वो हमें याद रहता है, रिसेंट में पढ़ा हुआ है। तो मैं विद्यार्थियों से यही आग्रह करूँगा कि रिसेंट टाइम में आप करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर जाएँ, क्योंकि वो आपको याद रहता है। और इसके अतिरिक्त जो क्विक रिवीजन टाइप के जो बुक हैं, जैसे कि लुसेंट टाइप के बुक हैं, तो उनको आप जरूर दोहरा के जाएं, निश्चित तौर पर आपका लाभ होगा। अगर 2-3 दिन में आप रिसेंट में काफ़ी सघनता के साथ अध्ययन करते हैं तो इसका काफ़ी फायदा होगा। और मैंने अपने अनुभव से हासिल किया है कि 2-3 दिन में हमने जो सघन अध्ययन किया था उसके कारण जो है मुझे 15 से 20 प्रश्न का फायदा हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह के टॉपिक्स को अध्ययन करें। वीडियो अगर कहीं से अवेलेबल होता है उनको देखें, ये ज़्यादा प्रभावी उत्पादक होता है, आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों को आप लगातार देखते रहें 2-3 दिन में। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।